हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल विक्टोरियस एकेडमी में। और आज जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि मोशन चैप्टर शुरू करेंगे और वो है क्लास 9 का। तो भाई कमर कस के बैठो मेरे क्लास 9 के बच्चों, क्योंकि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का मोशन चैप्टर। मोशन क्या होता है ये भैया फिजिक्स की शुरुआत है क्लास 9 से। अब इसको कैसे डील करेंगे, पहले फिजिक्स के बारे में तो समझ लो, उसकी क्वांटिटीज के बारे में तो समझ लो, उसकी यूनिट्स के बारे में तो समझ लो, तब मोशन के बारे में समझना। तो सबसे पहले अगर फिजिक्स की बात करें तो बेटा ये तो एक साइंस की ब्रांच हो गई है ना। जैसे बायोलॉजी होता है, जैसे जूलॉजी होता है, जैसे बॉटनी होता है, केमिस्ट्री होता है, एग्रीकल्चर होता है, बहुत सारी साइंस की ब्रांचेस है। तो उन्हीं में से एक साइंस की ब्रांच आपकी फिजिक्स भी है। तो फिजिक्स की ब्रांच में हम लोग नेचुरल फिनोमेना की स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना। आप लोगों को लग रहा है मैम जल्दी से मोशन पढ़ाओ, भैया मोशन पढ़ा तो दे, लेकिन कम से कम फिजिक्स का एबीसी तो जानो, क्योंकि इतनी सारी यूनिट आएंगी, इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी, स्केलर है, वेक्टर है, तब तो बड़ा दिमाग घूमेगा। तो पहले इंट्रो तो पढ़ लो, फिर मोशन भी पढ़ा देंगे। क्लियर। इसके बाद अगर बात करें तो बेटो फिजिक्स के अंदर की एक ब्रांच होती है जिसको मैकेनिक्स कहते हैं। बड़ा परेशान होते हैं क्लास 11th में मेरे बच्चे कि फ्लूइड मैकेनिक्स, मैम फ्लूइड मैकेनिक्स बड़ा परेशान कर रही है। इसमें आप लोगों को मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, रोटेशन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे मोशन पढ़ने होते हैं। बट क्लास 11 की क्लास 11 में देखी जाएगी, हाँ उसमें आप लोगों को पढ़वा दिया जाएगा किसी टीचर से। 9th 10th में तो हम ही पढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन आज मोशन का जो थोड़ा सा टॉपिक 9th में है उसके बारे में स्टडी करनी है। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें आप मोशन की स्टडी करते हो, चाहे वो 1D हो, चाहे वो 2D हो, चाहे वो प्रोजेक्टाइल हो, चाहे वो रोटेशन हो, चाहे वो सर्कुलर हो, कैसा भी मोशन हो, उस ब्रांच को, उस फिजिक्स की ब्रांच को मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स, क्लियर। अब बात करें फिजिकल क्वांटिटी की, मैंने एक छोटे शॉर्ट्स में अपने बनाया है भैया। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लो, तो आप लोगों को मेरे शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे। आप लोगों को मैंने फिजिक्स में क्वांटिटीज बताई है, मास, लेंथ, टाइम, ये सारी चीजें। इस तरीके से आपको 7 फिजिकल क्वांटिटीज बताई है। तो कम से कम जान तो लो कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो ऑल दोस क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। जिसको हम लोग मेजर्ड कर पाए, जिसको हम लोग नाप ले, वही फिजिकल क्वांटिटी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, वर्क, फोर्स, इन सब की मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी के भी मेजरमेंट के 2 तरीके हैं। एक में हम लोग केवल और केवल उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर पाए, जैसे इतने किलोग्राम, इतने घंटे, मतलब जैसे आपसे कहा जाए कि 1 घंटे में पढ़ के उठी, ऐसे करके अगर बोला जाए तो आपको टाइम का मेजरमेंट पता है ना, आपको मैग्नीट्यूड पता है कि 3 से 4 बजे मैं पढ़ के उठी, मतलब 3 से 4 का मतलब 1 घंटे में पढ़ के उठी। तो टाइम को कैलकुलेट किया जा सकता है ना। तो ये तो हो गई बात मैग्नीट्यूड की। लेकिन आप फिजिकल क्वांटिटीज की डायरेक्शन भी बता सकते हो। अब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बेस पर फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार की होती है। एक क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती है, एक क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। मुन्ना स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें केवल हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल पाते हैं, जैसे लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम। मैग्नीट्यूड का मतलब अभी मैंने बताया जिसको आप कैलकुलेट कर पाओ, ऐसे समझा ही जाएगा, जिसको आप कैलकुलेट कर पाओ। जैसे लेंथ, ये इतने सेंटीमीटर या इतने मीटर लंबा है। अब आप बताओ, लेंथ को तो आपने स्केलर मान लिया, लेंथ की तो आपने कैलकुलेट कर लिया कि इतने मीटर लंबा है। क्या आपको डायरेक्शन लगाना पड़ेगा? क्या इसमें आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी क्या कि ये इतने मीटर ईस्ट में लंबा है? ऐसे करके आप जानकारी लोगे क्या? लंबा है तो लंबा है, चाहे वो जैसे लंबा हो, चाहे वो वेस्ट में लंबा हो, चाहे वो ईस्ट में लंबा हो। लंबे से क्या मतलब, लंबा है तो लंबा है, इसमें आपको डायरेक्शन की नीड नहीं है। जैसे मास की बात करें, मास जैसे मान लीजिए कि ये 50 किलोग्राम की है, मान लीजिए मेरा ही वजन 50 किलोग्राम का है, तो आप ये थोड़ी ना कहोगे कि मैम 50 किलोग्राम ईस्ट की तरफ है, मैम 50 किलोग्राम वेस्ट की तरफ है, ऐसे बताओगे क्या? नहीं बेटा, 50 किलोग्राम इज द ओनली मेजरेबल प्रॉपर्टी, इट इज द ओनली मैग्नीट्यूड वाली प्रॉपर्टी, इट इज नॉट शोइंग एनी डायरेक्शन।
तो इसी तरीके से टेम्परेचर भी इतने डिग्री सेल्सियस, ईस्ट वेस्ट में डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ा होगे क्या? नहीं भैया, इसको थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगा के भी समझ सकते हो। जिस चीज में डायरेक्शन ना मेजर हो पाए, कोई डिपेंडेंसी ना हो उस क्वांटिटी की, उस क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो इट कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली मैग्नीट्यूड, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली, यानी कि स्केलर क्वांटिटी केवल और केवल मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करती है, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, ये सब आ जाएंगे। क्लियर? वैसे ही क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आता है। देखो कितनी बड़ी बात, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आता है। इसमें आ जाएगा आपका फोर्स और वर्क। अब मैम ये कैसे हो गया फोर्स एंड वर्क? सब्र रखो, मैं बताऊंगी आपको, ठीक है? तो कैसे हो गया ये बात अगर आप पूछ रहे हो, तो इसकी बात हम लोग जानेंगे जब फोर्स पढ़ेंगे या फिर वर्क पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे। अभी के लिए एक छोटा सा एग्जांपल और ले लो। आप डिस्टेंस पढ़ोगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ोगे, स्पीड पढ़ोगे, वेलोसिटी पढ़ोगे, इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। अभी के लिए लर्न कर लो कि वेक्टर क्वांटिटी में फोर्स वर्क आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, वेलोसिटी आती है। वेलोसिटी आप कह सकते हो कि मैं इतने किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला, या कह सकते हो आप भाई आपको अगर लखनऊ जाना है तो आप उसमें तो डायरेक्शन बता सकते हो ना कि मैं इतने किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला। तो भैया इतने जब मीटर पर सेकंड की बात आएगी तो वो तो वेलोसिटी होगी, केवल मीटर होगा। मीटर को डिस्टेंस कहते हैं, लेंथ कहते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या लोचा हुआ, अभी मैंने क्या बोला, बड़ा कंफ्यूजन हुआ। इसको हम लोग अभी 2 मिनट बाद सीखेंगे। सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आखिर होती क्या है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें केवल हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। जैसे आपने गिन लिया इतने किलोमीटर, इतने सेंटीमीटर या इतना किलोग्राम, ठीक है, इतने आवर, इतने सेकंड, ये सब आप मेजर कर सकते हो। लेकिन जिसमें आप डायरेक्शन को भी मेजर कर लो, डायरेक्शन में एक पता लगा लो, उस क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और बेटा एक बात जान लो, जैसे मान लो कोई वेक्टर क्वांटिटी आप अभी के बता दे रहे हैं, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए उसके ऊपर इस तरीके का एक तीर लगा देते हैं, सिंबल है। अगर आपने एक क्वांटिटी के ऊपर इस तरीके से तीर लगा दिया तो समझ लिया जाता है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। एक जानकारी है, अच्छी जानकारी, इसको ले लो। हालांकि 9 के लेवल पर ये सब बताता नहीं है कोई, लेकिन फिर भी आपको समझ में आना चाहिए, आप तो मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी में क्या है, जैसे लेंथ के ऊपर तीर नहीं लगाएंगे, मास के ऊपर नहीं लगाएंगे, टेम्परेचर के ऊपर नहीं लगाएंगे, लेकिन एक्सीलरेशन के ऊपर लगा देंगे, फोर्स के ऊपर लगा देंगे, वेलोसिटी के ऊपर बिल्कुल लगा देंगे। लगाना चाहिए, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। अभी से सीखोगे 11th में बढ़िया निकलोगे, वरना बेटा 11th में जब बड़ा सा फिजिक्स आता है ना, तब दिक्कत हो जाती है। क्लियर है? तो अभी से बेस स्ट्रॉन्ग करते चलो। इतना समझ में आया? स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद आपको बताते हैं अबाउट यूनिट्स। देखो भाई, अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज जान चुके हैं, तो अब यूनिट्स भी देख लो, क्योंकि हम लोगों को इस चैप्टर में मोशन से रिलेटेड टर्म्स पढ़ने हैं। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इतना ही पढ़ना, इससे ज्यादा नहीं। डरो मत मुन्ना, चैप्टर बहुत आसान है, ठीक। तो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को जानेंगे, क्योंकि बिना यूनिट के फिजिक्स कंप्लीट नहीं होती है बेटा। आपको सब आंसर के आगे अगर डिस्टेंस पूछा गया है तो आपको आंसर लिख के मीटर लिखना पड़ेगा। अगर आपको वेलोसिटी दी गई है तो आपको आंसर लिख के मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखना पड़ेगा। मजबूरी है, करना पड़ेगा। और जब कोई चीज करनी पड़ती है तो उसको मतलब जोश के साथ करते हैं ना, इसको बोझ लेके मत चलो। चलो देखो, इट इज ए रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ विच एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। एक रेफरेंस क्वांटिटी होती है, उसको हम लोग मेजर करते हैं। मेन 3 यूनिट्स होती है और इसी के इर्द गिर्द सारे फिजिक्स के क्वांटिटीज की यूनिट निकाल सकते हैं हम लोग। लेंथ, मास, टाइम। लेंथ, मास, टाइम। जो इंटरनेशनल सिस्टम में आपकी एसआई यूनिट दी है, अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेशनल सिस्टम ने एसआई यूनिट दी है और एमकेएस यूनिट को मान्यता दे दी, भाई आप यही यूज करो फिजिक्स में। यानी कि हम लोग ज्यादातर फिजिक्स में जब आंसर्स निकालेंगे तो एमकेएस में निकालेंगे। वो बात अलग है कि आपके क्वेश्चन में आपको सीजीएस में पूछ ले
भले आप चेंज कर दो, लेकिन मेन यूनिट आप MKS में ही निकालोगे, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर हो गया? अब लेंथ की यूनिट M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम मास की यूनिट, S फॉर सेकेंड टाइम की यूनिट। तो MKS का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर लेंथ नापने के लिए, किलोग्राम मास नापने के लिए, सेकेंड टाइम नापने के लिए यूज किया जाता है। CGS की बात करें, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। टाइम कभी नहीं बदलेगा, टाइम को सेकंड में ही नापा गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन CGS में C फॉर सेंटीमीटर, लेंथ को भाई हम लोग याद करो, लेंथ के लिए मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर यूज नहीं करते हैं क्या, है ना? तो अब मिलीमीटर किलोमीटर नहीं लिया गया, इसको चेंज करने का तरीका होता है, वो आपको हम 11th क्लास में मैंने उसके लेक्चर्स में अपलोड किया है। और इतना तो आपको पता ही है कि जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो चेंज करना तो आपको आना चाहिए, या इसकी ट्रिक्स होती है, समझा देंगे। अभी खैर लीव दैट, अभी के लिए बस इतना समझो कि ये सारी यूनिट्स आपकी होती है ना लेंथ की। इसी तरह मास की बात करें तो मास की यूनिट किलोग्राम, ग्राम, है ना, मिलीग्राम होता नहीं है, आधा पौवा सब्जियां लेने जाते हो, कहते नहीं भैया 1 पाव दे दो, है ना, 50 ग्राम दे दो, 1 किलो दे दो, तो बेटा वही सब तो है ये। तो मास की भी मेजरमेंट यूनिट बहुत सारी होती है, टाइम की भी यूनिट होती जरूर है भाई। आवर्स में आप देख सकते हो, आप सेकंड्स में देख सकते हो, आप मिनट्स में देख सकते हो, लेकिन भाई टाइम के लिए तो हम लोगों ने हर जगह पे सेकंड ही लिया, तो सेकंड तो टाइम का तो चलो याद ही नहीं करना। बट MKS में M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड, CGS में C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकंड को यूज करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये यूनिट्स है, इनको प्लीज ध्यान रखेंगे, और हम लोग मेनली इसको देखेंगे, मेनली। क्लियर? मेनली हम लोग इसको देखेंगे, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लो, पहले इंपॉर्टेंट बात, ठीक। आज बहुत छोटी वीडियो बनाई है क्योंकि इंट्रो था, ठीक। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चैप्टर का आगाज करेंगे, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसको छोटा सा कॉपी में पहले इंट्रो फॉर्म में लिख लो। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग चैप्टर को प्रोसीड करेंगे, और लगभग मुश्किल से 4 से 5 लेक्चर, मुश्किल से 5 लेक्चर्स में मैं इस चैप्टर को फिनिश कर, इसको छोड़ के 5 लेक्चर्स में मैं इस चैप्टर को मतलब इसको चैप्टर को बंद कर दूंगी, समाप्त कर दूंगी। पढ़ो यार, अच्छे से पढ़ो, टाइम बीतता जा रहा है। हम लोगों ने सेशन की शुरुआत मार्च से की थी, जिन भी बच्चों का एडमिशन हुआ है मार्च, अब चलो बहुत स्कूल्स में अप्रैल में शुरू हो गया होगा, अप्रैल मई जून बीतने वाला है, 3 महीने बीत गए। कितना तैयार है जरा आप लोग इसको अपने मन से तो सोचो, कितना तैयार है आपको, और अगर नहीं तैयार है तो कितनी गलत बात है। अपने माता पिता के बारे में सोचो यार, और जो टीचर्स आपके साथ मेहनत कर रहे हैं उनके बारे में भी तो सोचो। तो प्लीज पढ़ो, यही आपके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि हमारे हाथ में जो कलम की ताकत है ना, वो बहुत कुछ कर सकती है, बहुत ज्यादा कुछ कर सकती है, ठीक। तो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को शुरू से एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, और आप लोगों के दिमाग में हर चीज को, जैसे आप सारी चीजें पढ़ के कहते हो थैंक यू मैम, नाइस मैम, यू आर द बेस्ट टीचर मैम, हालांकि ये कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा है। और हाँ, एक बात और, आप लोगों की वजह से 1K मेरे सब्सक्राइबर पूरे हुए, थैंक यू सो मच मेरे बच्चों। इसी तरीके से पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, और हमको और इस प्यारे से परिवार को और बढ़ाओ। सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय।